जन्मोत्सव के इस शानदार शिविर में हम सभी उनकी कुछ बाल लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। अखत कहानी प्रेम की कहत कही न जाए, गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। बाल लीलाएं बड़ी अनूठी, बड़ी विचित्र और श्रवण योग्य है, और इसमें संदेश भी है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर पद लिखते हैं। कहते हैं वो, सुनहु तात यह अखत कहानी, समझुत बनई ना जाई बखानी। इसका बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है इस गाथाओं को। बहुत से मित्रों से उनका बचपन में परिचय हुआ। कई सहपाठी थे, साथी थे, पढ़ने वाले लोग थे। उसमें एक उनके साथ पढ़ने वाले थे, उनके क्लास फेलो थे, और उनका नाम था ठाकुर। वायलिन बहुत अच्छी बजाता था ये आदमी, बच्चा। इसलिए रजनीश से इसकी दोस्ती बैठी। क्योंकि हम बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो रजनीश शब्द आपको उचित लगेगा, उनके बाल लीलाओं में जा रहे हैं। बहुत अच्छी दोस्ती थी ठाकुर से, क्योंकि वायलिन बजाता था ये, और यही उनके बीच मित्रता का सेतु भी था। क्योंकि जब कभी इनको अपने मस्तो बाबा का स्मरण आता था तो वो ठाकुर की वायलिन को सुनते हुए मस्तो बाबा की याद में खो जाते थे। क्योंकि ये इन तीन संतों का इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। कहना चाहिए कि इन्हीं तीनों ने उनको बहुत आकाश तक, ऊंचाई तक लेके गए। जैसे जे कृष्णमूर्ति को एनी बेजेंट और ब्लाउटस की न मिली होती तो कृष्णमूर्ति भी इतनी ऊंचाई को नहीं छू सकते थे जितनी ऊंचाई को कृष्णमूर्ति ने छुआ। इन दोनों ने कृष्णमूर्ति पर बहुत अथक प्रयास किया। एक छोटे से नन्हे से बालक को, एक गरीब बच्चे को उठा करके कहां से कहां शिखर पर कृष्णमूर्ति को एनी बेजेंट और मैडम ब्लाउटस्की ने पहुंचाया। तो ऐसे तीन संतों का हमारे सदगुरु के जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। मग्गा शाह, पागल बाबा और लास्ट में मस्तो। इसलिए अमेरिका में जब ये मौन तोड़ते हैं तो पहला जो प्रवचन है रजनीश बाइबल, तो प्रथम चरण में पहले ही सेंटेंस में वो मग्गा शाह को याद करते हैं। मौन के बाद कहते हैं, अगर मग्गा शाह ना होते तो मैं बोल नहीं पाता था। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अगर तुम बहुत दिनों तक मौन रह जाओगे तो फिर तुम मेहर बाबा की तरह फिर तुम बोल नहीं पाओगे।
एक बार उस मौन के समंदर में आदमी डूब गया तो फिर शब्द नहीं मिलते उस महिमा को बयान करने के लिए। बहुत कठिन हो जाता है, इतना खिंचाव है भीतर के उस मौन का। तो पहले बाइबल पर बोलते हुए प्रथम प्रवचन जब मौन तोड़ते हैं तो मक्का शाह को याद करते हैं। तो इनके दोस्त थे ठाकुर, क्लास फेलो, वो वायलिन बजाते थे और ये खो जाते थे मस्तों की याद करके। एक दिन की बात है, बड़ी सुंदर घटना है ये, कि वायलिन बजाने के बाद उनका जो मित्र था ठाकुर बहुत भावुक होकर बोला अपने दोस्त रजनीश से, कहा कि रजनीश, आमी शेफाली के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बंगाली, ये बंगाली थे तो नहीं ठाकुर, लेकिन किसी बंगाली लड़की के प्रेम में पड़ गए थे। अब छुटपन में बच्चे उस फैंटासी में जीते भी हैं, उस उम्र में 15-16 साल की उम्र में जब बॉडी में कलर छूटते हैं तो लड़की की तरफ आकर्षित होती है, लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है। तो कहता रजनीश, आमी शेफाली के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, हम उसको बहुत प्यार करता है, हम बेइंतहा उसको प्यार करता है। रजनीश बहुत मीठी मीठी मुस्कुराते हुए हंसी के साथ बोले, ठाकुर तुम्हारा दिमाग शायद खराब हो गया है। जब ऐसा बोला तो ठाकुर बोला कि हमको ठाकुर क्यों बोलते हो, हमको ठाकुर ही बोलो, क्यों बंगाली में ठाकुर को ठाकुर ही बोलते हैं। रजनीश ने कहा, ठाकुर तुम्हारा पागलपन बहुत हो चुका, उस बंगाली लड़की के प्रेम में पड़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुमने उसके प्रेम में पड़ करके, तुम बंगाली नहीं हो फिर भी तुमने बंगाली वेशभूषा भी पहन ली है। तुम ढीले ढाले कपड़े, लुंगी ढीले ढाली, जमीन को पोंछती हुई जैसे बंगाली की वेशभूषा होती है, और हरदम हाथ में छाता, ये बंगाली की वेशभूषा होती है। बरसात हो चाहे ना हो, बंगाली छाता जरूर रखता है। और तुमने बंगाली लहजे में हिंदी भी बोलनी शुरू कर दी है और छाता लेकर चलते हो। और मजे की बात है कि उस लड़की ने जिसके प्रेम में तुम पड़े हो, उसने तुमको कभी लिफ्ट भी नहीं दी, उसने तुम्हारे किसी भी प्रेम के पत्र का उत्तर भी नहीं दिया, तुमसे कभी अकेले वो लड़की मिली भी नहीं। इस तरफ क्या एक तरफा प्यार हो सकता है कभी? ठाकुर ये सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिया, लंबी लंबी सांस भरने लगा। कंधे पर हाथ रखा रजनीश ने, कहा कि उससे प्रेम करते हो ना? बोले हाँ। तो प्रेम करते हो तो उसे पाना क्यों चाहते हो? प्रेम तो बेशर्त होता है। अब देखो 16 साल का बच्चा बातें कर रहा है, प्रेम तो बेशर्त होता है, उसमें कोई मांग नहीं होती। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, रजनीश कहने लगे, कि 99% विवाह शादियां असफल हो जाती है। अगर तुम्हारा शेफाली से विवाह हो भी गया ठाकुर, तो 2-4 साल में हवा हो जाएगा, ये पागलपन खत्म हो जाएगा। और शायद है कि तुम उससे घृणा भी करने लगो, क्योंकि प्रेम और घृणा दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। और उसका पिता भी तुमसे शादी करने से साफ इनकार कर चुका है शेफाली का, और लड़की भी तुमको चाहती नहीं। तो आखिर इस प्रकार के जिद के पागलपन का क्या फायदा है? इतना सुनना था। ठाकुर रजनीश के पास उठकर बहुत रुआंसा होकर चले गए। तीसरे दिन ठाकुर के पिता का संदेश आया। उन्होंने रजनीश को तुरंत बुलाया, जल्दी आओ, क्योंकि ठाकुर कमरा बंद करके बैठ गया है अंदर।
छोटा बच्चा 16-17 साल की उम्र का, कमरा अंदर से बंद करके बैठ गया था और जहर खाने की धमकी दे रहा था कि मैं जहर खा जाऊंगा। इसके पिता एक डॉक्टर थे। जब रजनीश वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इस पागल लड़के को समझाते समझाते थक गया हूं, पर उसके भेजे में वो बंगाली लड़की ऐसी घुसी है कि निकलने का नाम नहीं लेती। कहता है उससे शादी करवाओ नहीं तो जहर खा लूंगा। फिर पिता बहुत रुआं से शर्म बोले रजनीश से कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, शहर में इतना बड़ा डॉक्टर हूं, उस लड़के के मुकाबले में मेरा ओहदा ज्यादा है, फिर भी लड़के की जिद के कारण मैं उसके बाप से मिलके भी आया हूं, शेफाली के पिता से। उसको समझाया भी मैंने कि मेरा ये इकलौता बेटा है, मेरे पास और कोई औलाद भी नहीं है, रुपया पैसा मान इज्जत सब मेरे पास है, शादी कर क्यों नहीं देते। लेकिन उनकी जिद है कि शादी करेंगे तो किसी बंगाली लड़के से करेंगे, किसी और से नहीं। मैंने फिर भी आखिर कोशिश करते हुए उनसे कहा, बाप कह रहे हैं उनसे, कि मेरे बेटे में बंगाली होने में कसर क्या बची है। कपड़े पहनने लगा, छाता लेके घूमने लगा, बंगाली बोलने लगा, बंगाली भोजन करने लगा, रविंद्र संगीत सुनने लगा, मछली भात खाने लगा। अब उसमें कसर क्या बची है मेरे लड़की के बंगाली होने में। पर उनको तो जन्मजात बंगाली चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूं रजनीश, तुम बताओ। दरवाजा तोड़वाऊं तो फौरन जहर खाने पर अंदर से आमादा है वो लड़का। मैंने उससे 4 घंटे की मोहलत मांगी है, बाप बोल रहा है, और 2 घंटे गुजर चुके हैं। तुम उसके मित्र हो, सहपाठी हो, क्लास फेलो हो, अब तुम्हारे भरोसे तुम कुछ करो। अब यहां से देखना महिमा शुरू होती है रजनीश की। तुम कुछ करो। अब रजनीश उसके दरवाजे के, जो बंद दरवाजा था, उसके पास मुंह लगाकर बोले, ठाकुर मैं आया हूं और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जब रजनीश की आवाज सुनी अंदर ठाकुर ने, तो बंगाली ठोर में बोला कि या तो मेरी शादी शेफाली से करवाओ वरना मैं जहर खाकर जान दे दूंगा। रजनीश ने उत्तर दिया कि मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम पहले दरवाजा खोलकर बाहर तो आओ, क्योंकि तुमने अपने पिता की डिस्पेंसरी से जो जहर चुराया है मैंने मालूम कर लिया है कि उसको खाने के बाद 8-10 घंटों तक तुम मछली की तरह तड़पोगे उस जहर से, और इसी बीच दरवाजा तोड़कर तुम्हें उल्टी कराकर जहर बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए पागलपन छोड़ो, उससे तुम मरोगे नहीं। मेरी कार बाहर खड़ी है, मैं तुम्हें अपने साथ जहां कहोगे वहां ले चलूंगा, जो करना चाहोगे वो करने दूंगा, रोकूंगा भी नहीं, बल्कि तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा तुम्हारे आत्महत्या करने के लिए। तुम जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। इतना सुनना था, ठाकुर ने दरवाजा खोल दिया। रजनीश अपने साथ कार में उसे बिठाए और ले जाकर उससे बोले, सुनो ठाकुर, शादी होनी तो असंभव है, वो तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने पता कर लिया है, उस लड़की से मैं मिलकर आया हूं कि तुम्हारी पागलपन की हरकतों से वो तुमको नफरत भी करती है। वह एक बंगाली लड़के से शादी करने जा रही है। और रही आत्महत्या की बात, तो जबलपुर में प्रकृति ने आत्महत्या का बहुत सुंदर और उचित साधन जुटा रखा है। सुबह तड़के 4 बजे नर्मदा नदी के भेड़ा घाट के धुआंधार में हम चलेंगे। जबलपुर में एक बहुत सुंदर स्थान है भेड़ा घाट, जहां से नर्मदा का एक छोर 100 फुट नीचे गिरता है, धार उसका। वहां संगमरमर की करीब 100 फुट ऊंची चट्टानों से झरने की तरह पानी नीचे गिरता है
और नीचे भी बड़ी उबड़ खाबड़, बड़ी तीखी चट्टानें हैं। इसलिए ऊंची चट्टान से नीचे छलांग लगाने पर आज तक कोई जिंदा वहां बचा नहीं, और सैकड़ों लोग वहां सफलतापूर्वक आत्महत्या कर चुके, सफलतापूर्वक। और कहो तो मैं तुम्हारे साथ अभी चल सकता हूं, लेकिन यार आज चांदनी रात है तो आज वहां भीड़ बहुत होगी, वहां देखने वालों का मेला लगा होगा, क्योंकि चांदनी रात में बेड़ा घाट पर बहुत लोग भीड़ करते हैं, देखने आते हैं। वहां का सौंदर्य कुछ और होता है, संगमरमर की चट्टानों का। तो ऐसा करते हैं, सुबह 4 बजे का तुम्हारे आत्महत्या के लिए टाइम ठीक है। मैं घड़ी में अलार्म लगा देता हूं और हम लोग ठीक 4 बजे उठ जाएंगे, नहा धोकर नाश्ता पानी करके 5 बजे हम बेड़ा घाट पर उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। प्रेमियों को उससे ज्यादा सुंदर और आदर्श स्थान पूरी पृथ्वी में दूसरा नहीं है, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर बस छलांग लगा देनी है। और अगर तुम्हारी वहां पर खड़े होने के बाद हिम्मत नहीं हुई छलांग लगाने की, तो तुम्हारा मित्र होने के नाते मैं भी तुमको धक्का दे दूंगा, कि तुम्हारा मित्र हूं मैं, तुम्हारी सहायता कर दूंगा, तुमको धक्का दे दूंगा। ठाकुर कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा सुनता रहा। रजनीश जी ने 4 बजे का अलार्म लगा दिया, फिर भोजन करने बैठ गए। खाना शुरू हुआ, और भोजन शुरू करने से वो पहले बोले, वैसे तो तुम मरने ही जा रहे हो, इसलिए खाकर मरो या बिना खाए मरो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर चाहो तो खाना खा लो, मेरे पास खाना तुम्हारे लायक पड़ा है। सफेद वाले बंगाली रसगुल्ले भी मैंने आज तुम्हारी आत्महत्या के अवसर पर मंगा लिए, तो रसगुल्ले खाकर मरो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुम खा पी कर नहीं मरोगे तो तुम्हारी प्रेतात्मा शेफाली के घर के आसपास घूमती रहेगी, उसके बेचारे की रसोई घर के आसपास तुम घूमते रहोगे। रजनीश ने खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बिना कुछ कहे ठाकुर उठा और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। उसने 4 रसगुल्ले भी खाए। खाना खाने के बाद रजनीश उस ठाकुर से कहते हैं, उधर टेबल पर कागज और कलम रखी है, उस पर अपनी पत्थर दिल बेवफा महबूबा को या माँ बाप को कोई आखिरी चिट्ठी लिखना चाहो तो शौक से लिख लो, और अच्छा होगा कि पुलिस के नाम एक सुसाइड नोट भी लिख लो, और उस सुसाइड नोट को अपने प्लास्टिक में बंद करके अपने जेब में डालो। छलांग मारोगे तो वो प्लास्टिक के में पानी नहीं जाएगा, और एक प्लास्टिक के लिफाफे रखकर सुसाइड नोट अपने जेब में रख लो, ताकि वो गीला ना हो और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता को भी परेशानी ना हो, तुम्हारी फैमिली को परेशानी ना हो। अब ये सुनते ही ठाकुर गुमसुम हो गया, बैठा रहा। रजनीश ने लाइट बुझाते हुए कहा कि चिट्ठी पत्री नहीं लिखने वाला तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, अब तुम शांति से सो जाओ, सुबह 4 बजे उठना है। पर आधे घंटे तक ठाकुर सोया नहीं, बेचैनी से बिस्तर पर करवट बदलता रहा। रजनीश ने लाइट बुझाई और बाद में देखा कि ये करवटें बदल रहा है, सो नहीं रहा, तो बल्ब जलाया दोबारा और कहा, क्या बात है ठाकुर, तुमको नींद नहीं आई? अरे यार, ये तुम्हारे जीवन की आखिरी रात है, मजे से सो जाओ, मत भूलना कि हमें सुबह 4 बजे उठना है। आखिर ठाकुर बहुत भरे हुए गले से बोला, तुम मेरे मित्र हो या मेरे दुश्मन हो? तुम मेरी आत्महत्या का पूरा पक्का इंतजाम करने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? मेरी आत्महत्या करने का इंतजाम करने की इतनी गहरी दिलचस्पी तुम ले रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? अब तो मेरे को तुम्हारे मित्र होने में मुझे संदेह होने लगा, तुम मेरे मित्र नहीं हो। भाई, रजनीश ने कहा कि मित्रता की तो यही परिभाषा होती है कि जो आफत में काम आए वो मित्र।
यही परिभाषा मित्रता की होती है कि जो आवश्यकता में काम आए वही सच्चा मित्र है। तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो मैं आत्महत्या करने में तुम्हारी हर संभव सहायता कर रहा हूं, इसमें दुश्मनी की कोई बात ही नहीं है। अब तुम अगर जहर खाकर मरने की कोशिश करते हो तो पुलिस लापरवाही के कारण, क्योंकि दवाखाना है, उसका डॉक्टर है, पुलिस तुम्हारे पिता पे केस भी कर सकती है कि तुमने जहर को ठीक से रखा नहीं, परेशान कर सकती है। और तुम अगर बच जाते तो तुम पर आत्महत्या का केस चल जाता, तुम्हें सजा हो सकती थी। तुम्हारा दोस्त होने के नाते ही मैं तुमको इतनी कठिन और विषम परिस्थिति से निकाल कर लाया और तुमको फुल प्रूफ सुसाइड करने की तरकीब बता रहा हूं, फुल प्रूफ, कोई जिसमें खतरा नहीं। और तुम मुझे दुश्मन समझ रहे हो। ठीक है भाई, मैं दुश्मन ही सही, अब मैं तो सोने जा रहा हूं और तुम्हें करवटें बदलना तो बदलो, मुझे तो 4 बजे उठ जाना है। अच्छा, गुड नाइट। और रजनी सो गए और ठाकुर देर से सोया था, अलार्म सुनकर भी उसकी नींद नहीं टूटी। रजनीश ने उनको उठाया और बोला 4 बज गया, चलना नहीं है क्या? ठाकुर बोला मुझे बहुत नींद आ रही, रात को मुझे नींद बराबर आई नहीं, रात देर से सोया था। अरे भाई, धुआंधार चलना है, तुझे वहां चट्टान से कूदकर आत्महत्या करनी है, देर हो गई तो लोगों का आना जाना वहां शुरू हो जाएगा। मैं तुमको शांति से धकेलना चाहता हूं जब कोई वहां पर ना हो, और तुमको नींद आ रही है तो यहां से काफी 20-25 किलोमीटर दूर है, तुम मेरे कार में सो जाना, मैं कार ड्राइव करूंगा, तुम मेरी गाड़ी में सो जाना। तो रजनीश जबरदस्ती उसको पकड़कर धकेलते हुए कार तक लेके गए। रास्ते में ठाकुर बोला, तो क्या सच में धुआंधार चल रहे हो क्या? बोले सच्ची में चल रहे हो धुआंधार? तो रजनीश ने कहा तुझे पता है कि मैं वही करता हूं जो मुझे करना है, बस 15 मिनट में हम धुआंधार पहुंच जाएंगे और वहां से तुमको चट्टान से कूदने में चंद सेकंड लगेंगे और किस्सा खत्म। क्योंकि पिछले साल ही कुछ लड़के परीक्षा में फेल हो गए थे, तो कम से कम 15-20 लड़कों ने धुआंधार से कूदकर आत्महत्या की थी और चारों के टुकड़े टुकड़े बाद में लाशें मिली वहां से। ठाकुर ने सुना और कुछ निश्चय किया भीतर और कहा कि भाड़ में जाए वो शेफाली। मुझे मेरे घर ले चलो, नहीं चाहिए मुझे बंगाली लड़की। मैं बंगाली बना, उसके आगे पीछे घूमता रहा और मुझसे नफरत करती है। मैं उस चुड़ैल के लिए आत्महत्या करूं? लानत है मुझ पर। मैं उस चुड़ैल के लिए आत्महत्या करूं, ऐसी लड़की के लिए जो मुझे नफरत करती है, लानत है मुझ पर। अगर वो किसी बंगाली लड़की से शादी कर रही है तो मैं उससे भी सुंदर हिंदुस्तानी लड़की से शादी करके दिखाऊंगा। रजनीश ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुमने मेरी पूरी रात खराब कर दी ठाकुर, मैं बरोबर सो नहीं पाया तुम्हारे आत्महत्या के कारण, और तुम स्कीम बदल रहे हो, पूरी योजना में पानी फेर रहे हो। और ध्यान रखना कि बहादुर आदमी अपनी बात से कभी मुकरता नहीं। ठाकुर बोला ये तुम कह रहे हो रजनीश, जो मेरे दोस्त और मेरे शुभाकांक्षी हो? अब मैं जीना चाहता हूं और तुम मुझे मरने के लिए उकसा रहे हो। तो ठीक है, बोले घर चलना चाहते तो घर चलते हैं, मैं तुमको घर छोड़ दे रहा हूं। घर गए साहब और घर पे मां से बोला ठाकुर
और माँ ने चूंकि पहले से बहुत सुंदर लड़कियां उसके लिए चुन के रखी थी, माँ से कहा कि माँ मैं 15 दिन के अंदर शादी कर लूँगा। पर यार रजनीश, तो वाकई में बहुत खतरनाक आदमी है। रजनीश ने उसकी माँ को सौंपते हुए कहा कि माता जी अब शादी की तैयारी करो, ठाकुर वही शादी करने को तैयार है जहां तुम्हारी इच्छा हो। माँ बाप को तो भरोसा ही नहीं आया कि एक चमत्कार हुआ कैसे। लगता है कि रजनीश को जादू आता है। माँ, ठाकुर कहता माँ से, अपनी जिद में मैंने तुझको बहुत तकलीफ दी माँ, अब मैं वही करूंगा जो तू कहेगी। बस रजनीश ने उनको सौंपा उस बच्चे को, अपने घर चल पड़े। छुटपन में भी देखिए जिंदगी की समस्याओं के कैसे वो उत्तर ढूंढते थे और कार्य करते थे। बहुत छुटपन से ही इतनी प्रतिभाएं उनके अंदर थी कि उनकी इतनी गाथाओं का वर्णन आता है कि उनकी गाथाओं का वर्णन करते करते भी जन्म कम पड़ जाएगा, इतनी गाथाएं उनकी हैं बचपन की। आज हमने एक गाथा सुनी, और भी आपको हम अच्छी अच्छी गाथाएं इनकी सुनाएंगे, क्योंकि ये शिविर ही उनके जन्मोत्सव का शिविर है, उनका जन्म होता है, हम उनकी बाल लीलाओं में जा रहे हैं। आइए अब हम संध्या दर्शन में प्रवेश करते हैं। पहले होगा एक गीत, बहुत शानदार। आज उनका जन्मदिन है, तो आप सबको मैं उनके जन्मदिन की बहुत प्यारी प्यारी शुभकामनाएं देता हूँ हमारे सदगुरु की, कि वे हमारे साथ यहीं पर है, वे गाएंगे, नाचेंगे, हमारे साथ झूमेंगे, आप सबके पास आएंगे। ध्यान रखना, होश में रखना, होश में रहना, चूक मत जाना उनसे, वो आपके पास आएंगे, वो कहीं गए नहीं है। तो ध्यान रखना, जागे रहना, सो मत जाना। सदगुरु कई बार तुम्हारे पास में आता है, ध्यान रखना, कई बार। ये तुमको सोया देखता तो बहुत निराश लौट जाता है, क्योंकि सोने की तुम्हारी जन्मों जन्मों की आदत पड़ी हुई, तुम सोए ही रहते हो। कभी कभी कोई दुख का हथौड़ा पड़ता है तो थोड़े बहुत तुम जागते हो, अन्यथा तुम सोए रहते हो। तो आज इस जन्मोत्सव की इस महान अवसर पर हम संकल्प करें कि अपने को जाने बिना हम अपनी अर्थी नहीं उठने देंगे, क्योंकि बाहर निश्चित है कि हर सफलता तुम्हें एक गहरे विफलता में ढकेलती है। ये स्वर्णिम नियम है बाहर का। हर बाहर की सफलता तुम्हें एक गहरे विफलता के गड्ढे में डाल देती है। इससे विपरीत बात भी सच है कि हर आंतरिक सफलता तुम्हें और ऊंचाई पर उठाकर ले जाती है और तुम्हें शांति के स्रोतों से परिचित कराती है, तुमको आनंद से भर देती है, तुम्हारा जन्म सफल हो जाता है। तो आइए हम भीतर की तरफ मुड़े। बहुत बाहर भटक लिए, बहुत चले गए, बहुत चोटें खाई हमने, बहुत दुख पाया। अब भीतर की तरफ मुड़े, इस लोक पे चले जहां की ओशो बात करते हैं। सारे मित्र खड़े हो जाए। तो लाइट शॉट रख देना, तो फोटोग्राफी करेंगे स्वामी जी। एक बच्चों लाइट चालू, हाँ।